हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के MCQ टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। गति के नियम ये अपना चैप्टर है और इसका एक भाग MCQ टाइप के क्वेश्चनों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 हल करने वाले हैं, यानी कुछ और MCQ टाइप के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर आप जो भी आंसर है उसको क्वेश्चन के साथ टाइप कीजिए, यानी जो भी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर लिखकर ABCD आप यहां पर टाइप कीजिए, जिससे कि कंफर्म हो सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और यदि किसी क्वेश्चन में फिर भी आपकी समस्या रहती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब हम यहां पर आज के भाग के MCQ टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन आज अपने रहने वाले हैं। देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास में है कि जल में तैरना संभव होने का कारण है, यानी किस नियम के तहत हम जल में तैर सकते हैं। ऑप्शन में हमारे पास में है गति का प्रथम नियम इसका कारण है, गति का द्वितीय नियम इसका कारण है, गति का तृतीय नियम इसका कारण है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो इसका रीजन है कि इस वजह से हम जल में आसानी से तैर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर है? आप जल्दी से टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर डालकर टाइप कर दीजिए ABCD। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर, और राइट आंसर अपने पास में है गति का तृतीय नियम। अब हम यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब आपके सामने है। इसके अनुसार न्यूटन का गति का तृतीय नियम देता है, बल की परिभाषा देता है, बल का गुण देता है, जड़त्व की परिभाषा देता है, या जड़त्व का गुण, इसके बारे में समझाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। थर्ड जो लॉ है वो किसकी व्याख्या एक तरह से करता है, इस नियम के द्वारा हमें क्या समझ में आता है उसके बारे में हमें यहां पर बताना है। तो राइट आंसर अपने पास में है बल का गुण, ये इसका राइट आंसर है। तीसरे नियम के द्वारा हम बल के गुण के बारे में जानते हैं। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। आराम से इसको समझिए और उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन के, 1 न्यूटन के, 980 न्यूटन के और 98 न्यूटन के। तो हम यहां पर जानते हैं, आप खुद भी हल कीजिए, W बराबर होता है mg। द्रव्यमान 1 kg है और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है। तो फाइनली हमारे पास में 9.8 मात्रक क्या होगा? न्यूटन। यहां पर हमारे पास 1 किलो भार जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी अपने पास इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही है, 9.8 न्यूटन। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपने ए ही टाइप किया होगा। आप यहां पर आंसर जरूर से टाइप कीजिए, और यदि इसी प्रकार की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं और लाइव क्लास आप हल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कौन से चैप्टर के आप MCQ और नेक्स्ट में चाहते हैं, उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके पास में है, जिसमें हमारे पास में है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व हम जानते हैं, जड़त्व जो है वो किसी वस्तु या पदार्थ का वह अंतर्निहित, यानी उसका मौलिक गुण है जो उसके अंदर ही होता है, जो उसकी रेखीय अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो हमारे पास जड़त्व जो है वो निर्भर करता है विस्थापन पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के वेग पर और वस्तु के द्रव्यमान पर। तो राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन अपने इससे पहले वाले भाग में आया हुआ भी है। टाइप कीजिए फटाफट 4 का A B C और D, और राइट आंसर वो है अपने पास में द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, न्यूटन के किस नियम से अन्य दो नियम प्राप्त हो सकते हैं? यानी वो कौन सा नियम है जिसके द्वारा बाकी के दो नियमों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं? प्रथम नियम से सेकंड और थर्ड को, सेकंड से फर्स्ट और थर्ड को, और थर्ड नियम से फर्स्ट और सेकंड को। उपयुक्त कथन असंभव है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक नियम से अन्य दो नियम प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप टाइप कीजिए। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD आप टाइप कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सेकंड नियम के द्वारा हम फर्स्ट और थर्ड नियम को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपने यही आंसर टाइप किया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां लिखा हुआ है, एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है, यानी एक वस्तु है वो एक टेबल पे रखी हुई है, प्रतिक्रिया बल होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास एक टेबल है और इसके ऊपर ये कोई गुटका रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसका भार किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो अब अपने को ये बताना है कि इसका प्रतिक्रिया जो बल है वो किस ओर होने वाला है। प्रतिक्रिया बल को एनसीईआरटी की बुक में N से दर्शाया गया है, कुछ रेफरेंस में R से भी दर्शाते हैं। तो यहां पर प्रतिक्रिया बल, यहां पर देखिए नीचे की ओर टेबल द्वारा, यानी इस टेबल के द्वारा नीचे की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल, नीचे की ओर गुटके के द्वारा, इसी गुटके के द्वारा नीचे की ओर लगेगा। क्या ये आंसर आपका सही है? नेक्स्ट में अपने पास में ऑप्शन सी को भी देख लीजिए आप। यहां पर ऊपर की ओर गुटके द्वारा, यानी इसी गुटके के द्वारा ऊपर की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल। ऑप्शन डी ऊपर की ओर टेबल द्वारा, यानी टेबल के द्वारा लगेगा ऊपर की ओर। तो राइट आंसर क्या होगा, अब आप यहां पर जल्दी से बता दीजिए। चारों ऑप्शन आपको समझा दिए हैं कि किस पॉइंट का मतलब क्या है। तो हमारे पास नीचे की ओर टेबल द्वारा, नीचे की ओर गुटके द्वारा, ऊपर की ओर गुटके द्वारा, ऊपर की ओर टेबल द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप टाइप कर दीजिए। उम्मीद है आपने टाइप कर दिया होगा। देखते हैं कितने आंसर यहां पर प्राप्त होते हैं। जब आप इसको देख रहे हो उसी समय टाइप कर दीजिए। अगर ये आपकी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइव क्लास आपकी इस प्रकार की हो जाएगी। तो हमारे पास राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी ऊपर की ओर टेबल द्वारा। प्रतिक्रिया बल जो है वो वस्तु पर लगेगा जिस सतह पर वस्तु स्थित है, तो उस सतह के लंबवत ऊपर की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं इसके आगे। एक किताब मेज पर रखी हुई है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन ने हल किया है। ये अपने पास एक मेज हो गई, यानी टेबल हो गई, और यहां पर कोई बुक रखी हुई है। आगे क्या है, किताब की मेज पर क्रिया। ये जो बुक है उसकी इस मेज पर क्रिया, इसका मतलब यहां पर जो बल लगेगा, इसका मतलब कौन सा बल है, भार। तथा मेज की किताब पर प्रतिक्रिया, क्योंकि वस्तु जो है टेबल पर भार लगाएगी, तो ये जो टेबल है वो वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच का कोण कितना होगा ये हमें यहां पर बताना है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच 0 डिग्री का, मतलब प्रतिक्रिया बल जो N है, क्या दोनों एक ही सीध में लगेंगी। 90 डिग्री का, तो यानी mg के साथ क्रिया तो किधर की ओर हो रही है, नीचे की ओर, और 90 के हिसाब से क्या प्रतिक्रिया बल इधर लगेगा। 45 मतलब इसके साथ इस प्रकार से एंगल बने, और 180 का मतलब है जस्ट ऊपर की ओर, भार नीचे और प्रतिक्रिया ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब आप यहां पर जल्दी से टाइप करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो राइट आंसर जो है वो यहां पर अपने पास में आ जाता है ऑप्शन डी, यानी 180 डिग्री। क्योंकि मेज पर रखी हुई है तो इसका भार बिल्कुल नीचे और प्रतिक्रिया बल बिल्कुल ऊपर की ओर। सतह की प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर। तो इस स्थिति में यहां पर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री।
तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपने डी ही सेलेक्ट किया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? घर्षण वाली प्रक्रिया में आ चुके हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? समझाएंगे नहीं, यहां पर खुद से बताइए। घूर्णन घर्षण कहा जाता है, घर्षण गुणांक कहा जाता है, सीमांत घर्षण कहा जाता है, या सीमांत गुणांक कहा जाता है? जल्दी से टाइप कर दीजिए ऑप्शन ए बी सी डी। तो राइट आंसर जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी सीमांत घर्षण कहलाता है स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान, जिसको दर्शाएंगे हम एफ एस मैक्सिमम से। तो राइट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 5 केजी द्रव्यमान की चाल, यहां पर जो भी दिया जाता है मैं इसको नोट कर लेता हूं। m बराबर दिया गया है 5 केजी। फिर देखते हैं क्या पूछा जाता है। 0.2 सेकंड में, यानी t बराबर अपने पास में है 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर से घटकर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड करने के लिए इस पर कार्यरत अवरोधी बल होगा। यहां पर वेग जो है वो 65 से 15 है। इसका मतलब शुरू का वेग जो है वो 65, ये भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड है। और V2 का जो मान है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बाकी सब जो है SI में है और ये आपके पास CGS में बन रहा है। तो यहां पर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर पूछा क्या है? कार्यरत अवरोधी बल कितना होगा। अवरोधी बल का मान यहां पर पूछा है। हल कर लेते हैं एक बार किस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। तो हमारे पास यहां पर है कि F बराबर यहां पूछा गया है, और चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन है वो समय भी दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं गति के सेकंड नियम के अनुसार, डेल्टा P बटा डेल्टा T। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं m डेल्टा V बटा डेल्टा T। m का जो मान है वो 5 यहां पर दिया गया है। डेल्टा V का जो मान है वो 65 माइनस 15 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में है इसलिए उसको मैं 10 की पावर माइनस 2 लगाकर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां पर समय अंतराल दिया गया 0.2। यहां पर हमारे पास कितना बच गया? देखिए 5। यहां पर 65 में से 15 घटेगा तो हमारे पास में आ जाएगा 50, और यहां पर हमारे पास में 10 की पावर माइनस 2। एक पॉइंट ये अपने पास है, इसके हिसाब से ऊपर 10 आ जाएगा, और बटा में अपने पास कितना रह जाएगा? 2। 2 का भाग 50 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 25, और गुणा में 5 है ही, और यहां पर इन दोनों को देखते हैं तो 10 की पावर माइनस 1 बच गया क्या, वो अब देख लेते हैं। तो अपने पास बच गया F बराबर 5 गुणा 25 गुणा 10 की पावर माइनस 1। F बराबर 125 ये मिल जाता है, और गुणा 10 की पावर माइनस 1, यानी F बराबर 12.5 न्यूटन। हल करने पर ये आंसर हमें मिल रहा है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर अपने बनने वाला है। तो राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, और उम्मीद है आपने टाइप भी कर दिया होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, 12.5 न्यूटन। कंप्लीट हुआ अथवा नहीं ये आप कमेंट्स में जरूर से बताइए। क्या खुद से हल किया या देखने के बाद आपने टाइप किया? आप पहले टाइप कीजिए फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही था अथवा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है। यहां पर है, एक पिंड पर अल्प समय के लिए प्रबल बल आरोपित होता है। यानी मान लीजिए डेल्टा टी समय के लिए फोर्स लग रहा है F। तो पिंड में प्राप्त आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होगा? आवेग का पूछा गया है यहां पर। तो आवेग बराबर हम जानते भी हैं, I जो है
वो बल और समय अंतराल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो यहां पर आई जो है किसके परिवर्तन के बराबर है, क्या त्वरण के परिवर्तन के बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, या विस्थापन में परिवर्तन के बराबर। तो आई बराबर एफ का मान हम जानते हैं सेकंड नियम के अनुसार, डेल्टा पी डेल्टा टी गुणा में डेल्टा टी, यहां से ये दोनों हट जाएंगे, आंसर बच गया आई बराबर डेल्टा पी। यानी संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आवेग के। तो राइट आंसर मिल चुका होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि दो सतहों के मध्य स्नेहक लगा दिया जाए, यानी दो सतह हैं हमारे पास, इनके बीच में स्नेहक लगा दिया जाए, यानी अपने पास चिकनाई युक्त पदार्थ को डाल दिया जाए, जैसे ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह लगा दिया जाए, तो अपने पास क्या पूछा है, तब वे एक दूसरे से चिपक जाएंगी, ये दोनों सतह एक दूसरे पर फिसलेंगी, एक दूसरे पर लुढ़केंगी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आप टाइप कीजिए, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, एक दूसरे पर फिसलेंगी, क्योंकि स्नेहक के द्वारा घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपने बी को ही टाइप किया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि किसी पिंड पर परिणामी बल शून्य हो, ये मान लीजिए कोई पिंड है, इसके ऊपर अनेकों बल लग रहे हैं, किसी की दिशा किस ओर है, किसी की दिशा किस ओर है, और फाइनली लगने वाले बल का मान कितना है, शून्य है। तब पिंड का संवेग शून्य होगा, यानी P का मान शून्य होगा। पिंड का वेग 0 होगा, यानी V बराबर 0 होगा। पिंड का विस्थापन परिवर्तन शून्य होगा, यानी डेल्टा x जो है वो शून्य होगा। ऑप्शन डी है पिंड का वेग परिवर्तन शून्य होगा, यानी डेल्टा v बराबर 0। समय t के सापेक्ष आप मान सकते हो। यहां पर ऐप का मान 0 होने पर कौन सा ऑप्शन आपकी राइट बैठ रहा है, उसको आप यहां पर टाइप कीजिए। हमारे पास क्या इसका उत्तर रहने वाला है, जल्दी से बताइए आप। यहां ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो यहां पर हमारे पास में ऐप का वो फॉर्मूला देख लीजिए जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है। यहां पर दिया गया है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी संवेग के हिसाब से। तो संवेग 0 होगा जब किसमें दिया गया, संवेग में परिवर्तन। वेग शून्य होगा, यानी v बराबर 0 होता है, तो हमारे पास v बराबर हम जानते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी होगा, यानी विस्थापन आपके कांस्टेंट हो जाएगा। विस्थापन परिवर्तन का मतलब है v बराबर 0 होना वापस। वेग परिवर्तन का मतलब है डेल्टा v बटा डेल्टा टी, ये किसके बराबर होता है, a के। इसका मतलब डेल्टा v का मान 0 होने पर a का मान भी क्या होगा, 0। तो ये हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए। तो सीधा सा है, F का मान जब 0 होगा तो A का मान भी क्या होगा, 0। और A का मान अगर 0 होता है तो डेल्टा V का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब राइट आंसर जो है वो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी डेल्टा V का जो मान है वो कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि ये ऐसा होता है तो A का मान क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि A बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा टी होता है। जब ये 0 होगा तो ये 0 होगा, और F बराबर एम ए। समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु पर परिवर्ती बल, बल का मान हमें यहां दिया गया है, F बराबर 2t ब्रैकेट 3 माइनस टी। तो इसको मैं थोड़ा इस प्रकार से लिख सकता हूं, F बराबर ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं एक बार यहीं से, तो ये बन जाएगा 6t माइनस 2t स्क्वायर न्यूटन में। समय अंतराल t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड, तो समय अंतराल दिया गया। वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन, बल दिया गया, संवेग में परिवर्तन इसका मतलब है। तो यहां से हम जानते हैं कि डेल्टा P बराबर होता है F डेल्टा T के।
क्योंकि F बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी के होता है। और ये डेल्टा पी जो पूछा गया संवेग में परिवर्तन, ये आवेग के बराबर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर आवेग का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम हल करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है। तो अपने पास डेल्टा पी की अगर हम बात करें तो वो रियल में किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो समाकलन हम कर देंगे, यहां पर समय अपने पास में है 0, एफ और यहां पर हो जाएगा डी टी। अब आप यहां पर मान रखिए, हल कर लीजिए, तो अपने पास 0 to 3 हो जाएगा। यहां पर बन गया 6t माइनस 2t स्क्वायर और यहां पर dt। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, तो देखिए 6 को लेता हूं मैं बाहर और t का हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2, लिमिट हो गई 3 और 0, माइनस में 2 को मैं कर देता हूं बाहर, इसका हो जाएगा t क्यूब बटा 3 और लिमिट हो गई 3 और 0। ये अपने पास यहां तक आ जाता है। यहां से 2 जो है इस 6 को डिवाइड कर देगा, तो अपने पास में आ जाता है इसका 3 यहां तक, और t की जगह जब हम 3 रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, तो अपने पास में आ जाएगा 9 माइनस यहां पर हो गया 2 बटा 3 गुणा में अपने पास में हो गया t की घात 3 है, इसका मतलब 3 की घात 3 होगा तो उसका हो जाएगा 27। पर ये 3 जो है वो इस 27 को डिवाइड कर रहा है 9 से, तो यहां पर 9 तिया 27 और 2 नाम कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 27 माइनस 18। फाइनली हमारे पास कितना आ जाता है 9 केजी मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं ये आंसर अपने पास कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो वो अपने पास यहां पर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अपने पास इसका राइट आंसर है, जो हमने एक तरह से समाकलन वाली प्रक्रिया से इसको कंप्लीट किया है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। आज हम इसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट भाग में फिर कोई और चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। 11th क्लास में अगर कोई टॉपिक में आपको समस्या है तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक बस जिसमें यात्री यात्रा कर रहे हैं मोड़ पर अचानक मोड़ लेती है, जैसे अगर कोई वाहन चल रहा है और वो घुमाव में एकदम से घूमती है, यात्री बाहर की ओर क्यों गिरते हैं। अगर वो इस दिशा में मूव कर रही है तो यात्री इस ओर जाएंगे, यदि वो इस साइड में मूव करती है तो वो इस साइड में गिरते हैं। स्थिर अवस्था में जड़त्व के कारण, गतिशील अवस्था में जड़त्व के कारण, दिशात्मक अवस्था में जड़त्व के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण। यहां पर हमारे पास गति का प्रथम नियम लगने वाला है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, और यही कारण फिर वो अपने आप अपनी दिशा भी नहीं बदल सकती। तो अपने पास राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दिशा वाले जड़त्व का नियम वाला। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में अब अपने पास में क्या है उसको भी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यानी F बराबर क्या इसका फॉर्मूला होने वाला है, एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर बटा आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बटा आर, एम वी स्क्वायर बटा 2 एम वी स्क्वायर। ये अपने पास 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है एम वी स्क्वायर बटा आर। आर यहां पर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, एम उस वस्तु का द्रव्यमान और वी उसका वेग है। तो राइट आंसर जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। यहां पर हो गया एम वी स्क्वायर बटा आर, तो राइट आंसर आपको पता चल चुका है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहां पर क्या दिया गया है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। करवट वाली सड़क पर वाहन की इष्टतम चाल, यानी घुमाव वाली सड़क तो है ही, साथ में उसमें एंगल भी बना हुआ है, कुछ सड़क का हिस्सा उठा हुआ है, भारी हिस्सा उठा हुआ है, तो उस समय वहां पर उसकी अधिकतम चाल का फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर क्या होगा मैक्सिमम, जब उसमें घर्षण लागू नहीं है वो वाली कंडीशन आपको यहां पर बतानी है। सिर्फ करवट वाली सड़क है यानी एंगल उसमें बना हुआ है तब। यहां पर फॉर्मूला है v बराबर आर जी साइन फाई, या थीटा की जगह मैंने फाई यूज किया है।
v बराबर रूट टेन फाइव, v बराबर रूट आर जी, v बराबर रूट आर जी टेन फाइव। थीटा की जगह आप यहाँ पर फाइव यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप टाइप कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, v बराबर रूट आर जी टेन थीटा। जो हम थीटा यूज करते हैं यहाँ पर फाइव यूज किया गया है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण को किस नाम से जाना जाता है। यानी कोई वस्तु जो है वो एक समान वृत्तीय गति कर रही है, तो उस समय उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को क्या बोला जाता है। चक्रीय त्वरण बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं, रेखीय त्वरण बोलते हैं, या कोणीय त्वरण क्या बोला जाता है। ये अब आप जल्दी से बताइए। यहाँ पर कुछ आपको समझाया नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं इसमें कि आपको समझाना पड़े। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर अपने पास मिल चुका होगा, टाइप भी कर दिया होगा आपने। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके सामने है, इजी से क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी वस्तु पर यदि नेट बल शून्य है, वही पॉइंट हो गया, F बराबर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है, तो उसका त्वरण क्या होगा, एम ए होगा, एम वी होगा, शून्य होगा, या एफ के बराबर होगा। यानी एफ बराबर अगर जीरो है तो ए का मान क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है अपने पास में, बताइए आप इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें मिल चुका है ऑप्शन, बताइए जल्दी से ऑप्शन यहाँ पर जो है वो कौन सा आपके रहने वाला है। तो राइट आंसर मिल चुका है ऑप्शन सी, शून्य होगा। एफ बराबर एम ए, एफ जीरो तो ए का मान भी जीरो। क्वेश्चन 18 कंप्लीट है। अब दो क्वेश्चन और इसमें शेष बचते हैं, वो भी अब हम यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से सही संबंध है, स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा है गतिक घर्षण गुणांक से, यानी म्यू एस बड़ा है म्यू के से। सेकंड है गतिक घर्षण गुणांक, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन नहीं ग्रेटर देन है, यानी म्यू के ग्रेटर देन म्यू एस। गतिक घर्षण गुणांक बड़ा है स्थैतिक घर्षण गुणांक से, स्थैतिक घर्षण गुणांक बराबर है गतिक घर्षण गुणांक के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 आपके पास में आ चुके हैं। म्यू एस बड़ा है म्यू के से, म्यू के बड़ा है म्यू एस से, म्यू एस बराबर म्यू के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी और डी, यहाँ पर ग्रेटर देन है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो है वो अपने पास में है ऑप्शन ए, यानी म्यू एस, म्यू एस बड़ा है म्यू के, ये हम यहाँ पर जानते हैं। और यदि लोटनिक घर्षण गुणांक भी ले लेते हैं तो वो म्यू आर और आ जाता है, उसका मान सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना आज की सीरीज का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, 10 केजी द्रव्यमान की एक बंदूक से, यानी बंदूक का द्रव्यमान है वो 10 है, जिसको मैं कैपिटल एम से दर्शा देता हूं। मान लीजिए कैपिटल एम जो है वो 10 केजी है। एक बंदूक से 250 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, यानी एक गोली की स्पीड है 250 मीटर पर सेकंड। तो गोली के लिए मैं स्मॉल यूज कर लेता हूं, तो स्मॉल वी का मान है वो 250 मीटर पर सेकंड है। और गोली का द्रव्यमान जो है उसको मैं स्मॉल एम से दर्शा लेता हूं, वो अपने पास में है 20 ग्राम। ग्राम को भी मैं चेंज कर लेता हूं, तो 20 ग्राम का हो गया 20 गुना 10 की पावर माइनस 3 केजी, यानी ये बन गया आपके पास में 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 केजी। आप खुद से हल कीजिए। और पूछा है बंदूक के प्रतिक्षेप वेग का मान, यानी बंदूक जो पीछे की ओर झटका मारती है कितनी स्पीड से मारेगी, तो इसका मतलब कैपिटल वी का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो अपने पास यहाँ पर संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे। प्रारंभ में टोटल संवेग 0 होता है और बाद का संवेग जो है वो 0 के बराबर होगा। तो संवेग संरक्षण नियम के अनुसार कैपिटल एम कैपिटल वी स्मॉल एम स्मॉल वी बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, क्योंकि प्रारंभ में संवेग टोटल कितना होगा 0। हमें चाहिए कैपिटल वी का मान, तो एम वी बराबर माइनस एम वी, फिर हमें चाहिए v का मान, तो इसका मतलब हो गया माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल M। मान रख लीजिए। तो हमारे पास m का जो मान है वो है 2 गुना 10 की पावर माइनस 2। स्मॉल v गोली का जो वेग है वो है 250 और यहां पर बंदूक का द्रव्यमान है 10। तो देखो इस 10 से ये 10 कट भी गया, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 50 और गुणा में है 10 की पावर माइनस 2। तो इसका मतलब अपने पास में कैपिटल V बराबर हो गया 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली अपने पास ये आंसर है क्या, यहां से अगर इसको हल करते हैं तो 0.50 मीटर पर सेकंड,
ये इसका आंसर अपना होने वाला है, या इस जीरो से आप एक जीरो हटा भी सकते हो, तो आप यहां पर 0.5 भी इसको यूज कर सकते हो, मान वही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 0.5 मीटर पर सेकंड। आंसर देखते हैं है अथवा नहीं। तो आंसर में फर्स्ट ही आंसर है अपने पास, फर्स्ट में ही आंसर मिल चुका है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये थे अपने पास में आज के 20 मुख्य मुख्य क्वेश्चन इसके, जो गति के नियम वाले चैप्टर में थे। 16 क्वेश्चन इसके फर्स्ट भाग में अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 20 यहां पर अपने कंप्लीट हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज के आपने अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे। नेक्स्ट भाग में आपको कौन से क्वेश्चनों के एमसीक्यू चाहिए, या कोई टॉपिक चाहिए, या कोई न्यूमेरिकल चाहिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अन्यथा लेते हैं फिर किसी और चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ये थे अपने पास में 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, गति के नियम, जिसका पार्ट सेकंड।